सुपथ एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम झारखंड के इकोनॉमिक सर्वे का एनालिसिस करेंगे। इकोनॉमिक सर्वे हर साल झारखंड गवर्नमेंट के फाइनेंस डिपार्टमेंट द्वारा प्रकाशित की जाती है, जो कि फाइनेंस डिपार्टमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट में बजट अनाउंस होने से पहले अपलोड कर दी जाती है। इकोनॉमिक सर्वे झारखंड में होने वाले हर एक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए हम इसके सारे चैप्टर्स को डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले अगर हम इसके बेयर डॉक्यूमेंट को देखें तो उसमें टोटल 17 चैप्टर्स हैं। ये चैप्टर्स के नाम हम देख सकते हैं। चैप्टर 1 मैक्रो इकोनॉमिक ओवरव्यू हो गया, चैप्टर 2 फिजिकल डेवलपमेंट एंड स्टेट फाइनेंसेस हो गया, चैप्टर 3 इंस्टीट्यूशनल फाइनेंसेस हो गया। ऐसे ही करते हुए टोटल 17 चैप्टर्स हैं। ये सारे चैप्टर्स आपकी स्क्रीन के सामने हैं। तो इस वीडियो में हम चैप्टर 1 मैक्रो इकोनॉमिक ओवरव्यू को देखेंगे। मैक्रो इकोनॉमिक ओवरव्यू को शुरू करने से पहले इसके सब टॉपिक्स को देख लेते हैं कि यहाँ पे हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले झारखंड के जीएसडीपी ग्रोथ रेट को देखेंगे, फिर पर कैपिटा इनकम के बारे जानकारी लेंगे। नेक्स्ट हमारा सब टॉपिक है सेक्टोरल एनालिसिस, जिसमें हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर को देखेंगे। सेकेंड लास्ट है इन्फ्लेशन और लास्ट है पॉवर्टी। तो फर्स्ट सब टॉपिक से शुरू करते हैं, जो कि है झारखंड का जीएसडीपी ग्रोथ रेट। जीएसडीपी ग्रोथ रेट को जब हम पढ़ना शुरू करेंगे तो सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, एक चेक पॉइंट है। हम सबको पता है कि 2020 में कोरोना आया था, जिसके वजह से हमारी इकोनॉमी को एक सेटबैक लगा था। सारे कंस्ट्रक्शन वर्क रुक गए थे, सब छुट्टी पे थे, सब घर के अंदर थे, तो कुछ मैन्युफैक्चर हो नहीं रहा था, जिसके कारण हमारा इकोनॉमी डिप कर गया था। तो इसीलिए 2019-20 ये कोरोना का ईयर था। उससे पहले प्री कोरोना, और कोरोना के बाद जब ख़त्म हो गया फिर से हमारा इकोनॉमी स्टार्ट हुआ, तो उसको हम लोग बोलेंगे पोस्ट कोरोना। अब इस हिसाब से हम लोग डिवाइड कर दिए। अब इन तीनों पार्ट में हम लोग देखेंगे कि किस में हमारा कैसा ग्रोथ रेट था। तो इसको जानने से पहले हमें जीडीपी क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। तो जीडीपी कैलकुलेशन कैसे होता है? जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं हम लोग समेशन ऑफ जीवीए एट बेसिक प्राइसेस प्लस प्रोडक्ट टैक्सेस माइनस प्रोडक्ट सब्सिडी। अब जीवीए क्या होता है? जीवीए होता है ग्रॉस वैल्यू एडेड। मतलब कि एक स्टेट, अगर इंडिया को देखें तो वहाँ पे हम लोग जीडीपी कैलकुलेट करेंगे, तो इंडिया में टोटल हमारा कितना जो वैल्यू एडिशन हम लोग कर रहे हैं, क्या क्या हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो प्राइमरी सेक्टर में कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं, सेकेंडरी में कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं, और टर्शियरी में कितना कर रहे हैं। इन तीनों सेक्टर्स का समेशन जब हम लोग करेंगे तो वो हो जाएगा जीवीए। तो हम लोग जीडीपी को कैसे देखेंगे? जीडीपी इज इक्वल टू समेशन ऑफ जीवीए एट बेसिक प्राइसेस प्लस प्रोडक्ट टैक्सेस माइनस उस पे जो सब्सिडी लगा है उसको डिडक्ट कर देंगे हम लोग। तो ये तो हो गया हमारा जीडीपी एट करंट मार्केट प्राइस पे। लेकिन रियल जीडीपी को मेज़र करने के लिए हमें उसको करंट मार्केट प्राइस से कांस्टेंट मार्केट प्राइस पे लाना होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, जो करंट मार्केट प्राइस पे हमारा जीडीपी है उसको हम लोग इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट करेंगे, तो फिर वो जीडीपी हमारा कांस्टेंट मार्केट प्राइस पे आएगा, और यही हमारा रियल जीडीपी होता है। तो आगे बढ़ते हैं। फिर से अब देखते हैं कि हमारा जो जीडीपी का ग्रोथ रेट है, जीएसडीपी का ग्रोथ रेट है झारखंड के लिए, वो कितना है। तो कोरोना में सेटबैक आ गया, जिसके कारण तो हमारा इकोनॉमी डिप कर गया। तो हमारा इकोनॉमी में सेटबैक आने के कारण इकोनॉमी कितना डिप किया? झारखंड का -5.5% से वो डिप किया था, और इंडिया का कितना किया था? कंपैरिजन के लिए याद रख लेंगे कि वो -6.6% था। तो कोरोना आने से पहले हम लोगों का जो एवरेज CAGR था कि ग्रोथ रेट कितना था एवरेज अमाउंट पे, तो 2011-12 से लेकर 18-19 का जो एवरेज रहा है वो 6.2 रहा है। और फिर 2022-23 का और 23-24 का देखें तो 8.2 था हमारा 2021-22 के लिए,
एस्टिमेट किया गया कि 2022-23 में 7.8% के रेट से ग्रोथ लेगा और वही 2023-24 में 7.4% के हिसाब से ग्रोथ लेगा। इसी को अगर हम लोग ग्राफिकल फॉर्मेट में देख लेते हैं तो 2019-20 का अगर हम लोग देखें तो 1.1 से ये ग्रोथ रेट ले रहा था, लेकिन फिर कोरोना की वजह से क्या हुआ, हमारा इकोनॉमी डिप कर गया। तो ये कितना गया, -5.5। फिर जब लॉकडाउन वगैरह हटा तो फिर हमारा इकोनॉमी रिकवर करना शुरू किया। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं एक वी का शेप लेता है और हमारा इकोनॉमी रिकवर करता है। इसी को हम लोग वी शेप्ड रिकवरी बोलते हैं, वी शेप्ड रिकवरी। ये रिकवर करके कितना आया, 2021-22 में 8.2% था। फिर हमारा दो एस्टिमेशन किया गया, 2022-23 के लिए कहा गया कि 7.8% के हिसाब से ग्रोथ लेगा और 2023-24 के लिए 7.4% के हिसाब से ग्रोथ लेगा। अब आगे चलते हैं। तो अब जीएसडीपी को हम लोग रुपीज़ के टर्म में देख लें तो 2022-23 का जो एस्टिमेटेड है वो है 2,55,000 करोड़ और वही जो 2023-24 का एस्टिमेशन है वो है 2,75,000 करोड़। अब हम लोग देखते हैं कि जो झारखंड का जीएसडीपी है वो इंडिया के जीडीपी का कितना परसेंटेज है। तो ये आता है हमारा 1.61% अप्रॉक्स। तो ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि हाँ झारखंड का जो एरिया है वो इंडिया का एरिया का कितना परसेंटेज है, झारखंड का जो पॉपुलेशन है वो इंडिया का पॉपुलेशन का कितना परसेंटेज है। वैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि जो झारखंड का जीएसडीपी है वो झारखंड का जीडीपी का कितना परसेंटेज है, तो 1.61%। अब हम लोग नेक्स्ट सब टॉपिक पे चलते हैं जो कि है पर कैपिटा इनकम। अब हम लोग पर कैपिटा इनकम को देखें तो हमें पता है कि झारखंड एक गरीब राज्य है, तो इसका रैंकिंग आता है 26, उत्तर प्रदेश है 27 पे और बिहार है 28 पे। तो झारखंड हमारे बॉटम 3 स्टेट्स में लाई करता है, तो जो कि हमारे स्टेट के लिए अच्छी बात है नहीं। अब इसको रुपीज़ के टर्म में अगर देख लेते हैं तो सबसे पहले टॉप पे तो है गोवा जिसका जो पर कैपिटा इनकम है वो 2,98,527 रुपया है। मतलब गोवा के प्रति व्यक्ति, हर एक व्यक्ति जो एवरेज गोवा का निवासी है वो 2,98,000 रुपया कमाता है। और वहीं झारखंड का जो एक एवरेज व्यक्ति है वो 51,365 रुपीज़ कमाता है। मतलब एक एवरेज ले लेते हैं 51,000 रुपया कमाता है। तो अगर हम लोग जो टॉप स्टेट है उससे कंपैरिजन करें तो हम लोग कितना पीछे हैं, ऑलमोस्ट 6 टाइम पीछे हैं। और इंडिया का अगर एवरेज देखें तो एक एवरेज इंडियन कितना कमाता है, तो एक एवरेज भारतीय का कमाई है 1,26,000 के करीब। तो इससे भी देख सकते हैं कि नेशनल एवरेज से भी जो झारखंड का पर कैपिटा इनकम है वो कितना कम है। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सेक्टोरल एनालिसिस। तो किसी भी इकोनॉमी में अगर हम लोग देखते हैं तो उसके 3 सेक्टर्स माने जाते हैं, एक प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी, तीसरा टर्शियरी। प्राइमरी में मेनली एग्रीकल्चरल होता है, एग्रीकल्चर। सेकेंडरी में मैन्युफैक्चरिंग और टर्शियरी में हम लोग देखते हैं सर्विस सेक्टर है। तो अब इन तीनों का एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो जीवीए था, जो ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिशन, उसमें हर एक सेक्टर का कितना कितना कंट्रीब्यूशन रहा है। तो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हमारा रहता है टर्शियरी सेक्टर का जो कि 44.6% है। उसके बाद आता है हमारा सेकेंडरी सेक्टर का जो कि 33.6% है और सबसे कम कंट्रीब्यूशन है हमारा एग्रीकल्चर का जो कि 21.8% है। हालांकि जो सबसे ज़्यादा लेबर्स इन्वॉल्व रहते हैं वो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वॉल्व हैं, लेकिन इसका कंट्रीब्यूशन हम लोग देखें तो सबसे कम है, 21.8% है, जो कि है 2021-22 के लिए ये डेटा है। इस डेटा का अगर हम लोग कंपैरिजन करें 10 साल पहले 2011-2012 का डेटा से, तो देखते हैं कि टर्शियरी सेक्टर का था 38.5% कंट्रीब्यूशन, सेकेंडरी का 33.8 और प्राइमरी का 27.7%। इन
तीनों को अगर कंपेयर करें तो पता चलता है कि जो हमारा टर्शियरी का है ये सबसे ज़्यादा ग्रोथ लिया है, 38.5 से ये 44.6% हो गया है। तो लाजमी है कि जो हम लोगों का सेक्टर वाइज में अगर ग्रोथ रेट देखेंगे तो सबसे ज़्यादा किसका होगा, तो टर्शियरी सेक्टर का। तो नेक्स्ट हम लोग इसको देख लेते हैं कि कंट्रीब्यूशन किसका सबसे ज़्यादा हो गया है। तो टर्शियरी सेक्टर का ही सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है 44.6, जो कि यह 2021-22 के लिए था। इसको हमें याद रखना है क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। प्राइमरी का 21.8% कंट्रीब्यूशन है और सेकेंडरी का कितना है, तो 33.6%। अगर हम लोग इसका ग्रोथ रेट में देख लेते हैं तो पहले हम लोग देखें कि सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट टर्शियरी में ही आया है, जो कि है 5.8%। तो ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग अब चलते हैं प्राइमरी सेक्टर को। प्राइमरी सेक्टर में क्या क्या आता है, इसमें अगर हम लोग देखें तो एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और फिशिंग आता है। अब इसका अगर कंट्रीब्यूशन देखें तो ऑरेंज में देख सकते हैं ये एग्रीकल्चर का है, येलो में देख सकते हैं ये फॉरेस्ट्री का है और ग्रीन में देख सकते हैं ये फिशिंग का है। तो हमें ये सीक्वेंस याद रखना है। सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि प्राइमरी के अंदर में सबसे ज़्यादा कौन कंट्रीब्यूट करता है, तो सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर, उसके बाद किसका आता है, फॉरेस्ट्री का, और उसके बाद आता है फिशिंग सेक्टर। नेक्स्ट जो हमारा सेक्टर आता है वो है सेकेंडरी सेक्टर। इसमें हम लोग देखें कि बहुत सारे सब सेक्टर्स आता है, तो जैसे कि माइनिंग हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया है और फिर कंस्ट्रक्शन हो गया है। तो ये ऑरेंज कलर में हमें दिख रहा है कि सबसे ज़्यादा इसी का कंट्रीब्यूशन है, जो कि है मैन्युफैक्चरिंग का। तो इसका भी हम लोग सीक्वेंस लिख लेंगे। मैन्युफैक्चरिंग सबसे ज़्यादा है, मैन्युफैक्चरिंग के बाद हमें 21.6% जो दिख रहा है येलो में, ये हमारा है कंस्ट्रक्शन का, और इसके बाद आता है ब्लू कलर में माइनिंग। तो ये सीक्वेंस बस याद रखना है, परसेंटेज याद रखने का ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं हम लोग टर्शियरी में। इसमें जो सबसे ज़्यादा मेजर कंट्रीब्यूशन है वो है ट्रेड एंड रिपेयर का। ये रहा जो ब्लू कलर में हमें दिख रहा है, लाइट थोड़ा सा ब्लू है, वो 27.9% है। ये है ट्रेड एंड रिपेयर का। तो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कौन करता है टर्शियरी में, तो ट्रेड, रिपेयर एक्सेट्रा दिया हुआ यही। सेकंड में आ जाएगा ये येलो कलर में है जो रियल एस्टेट। मेजरली यहाँ से क्वेश्चन बनने का चांसेस कम है। तो फिर अब हम लोग आगे चलते हैं। अब आते हैं हम लोग इन्फ्लेशन रेट पे, महंगाई पे। तो महंगाई को हम लोग कैसे नापते हैं, इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। इन्फ्लेशन रेट इज़ मेजर्ड एज चेंज इन सीपीआई। सीपीआई होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ऑफ द मंथ इन कंपैरिजन टू द सेम मंथ लास्ट ईयर। तो यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे हम लोग देखें जहाँ पे नवंबर 2022 और 2021 का कंपैरिजन किया गया है। तो हम लोग देखते हैं कि अगर एप्पल को लेते हैं, कोई एक कमोडिटी, तो हम लोग एप्पल को ले रहे हैं यहाँ पे। फॉर एग्जांपल ये एप्पल हो गया, इसको हम लोग रखते हैं नवंबर 2021। फॉर एग्जांपल इसको मान लेते हैं कि एप्पल 100 रुपीज़ पर केजी था नवंबर 2021 में। फिर हम लोग आ जाते हैं नवंबर 2022। अब नवंबर 2022 में एप्पल का क्या रेट है, तो अब हम लोग जब मार्केट में जाकर पता किए तो पता चला नवंबर 2022 में एप्पल का रेट है 106 रुपया पर केजी। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि नवंबर 2021 और नवंबर 2022 के बीच में जो एप्पल का रेट चेंज हुआ है वो 100 से 106 हो गया, मतलब 6 रुपया बढ़ गया है। तो हमारा इन्फ्लेशन कितना आ गया, 6%। वैसे हम लोग हर एक कमोडिटी को देखते हैं एक मंथ और ईयर का, उसके पास्ट मंथ और ईयर से, इसी हिसाब से हम लोग इन्फ्लेशन निकालते हैं। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है
कि जो इन्फ्लेशन मेज़र करते हैं वो किस पे मेज़र होता है, तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे मेज़र होता है। ये याद रखना है, सीपीआई पे डिपेंड करता है, डब्ल्यूपीआई पे डिपेंड नहीं करता है। जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है उस पर डिपेंड नहीं करता है। क्वेश्चन एमसीक्यू हमेशा बनता है कि जो इन्फ्लेशन है वो किस पे डिपेंड करता है, तो सीपीआई पे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि आरबीआई को तो भार सौंपा गया है कि हम लोगों का देश में जो इन्फ्लेशन है उसको कंट्रोल में रखें। तो वो कितना है, आरबीआई को कहा गया है कि उसको बिलो 6% रखा जाता है। तो मेनली टारगेट कितना सेट किया गया था, 4% पे टारगेट सेट कर दिया गया था और एक टॉलरेंस बैंड लिया गया था ±2% का। अब ये टॉलरेंस बैंड क्या होता है इसको देख लेते हैं। 4% पे सेट कर दिया गया और बोला है कि +2% भी हम लोग देख सकते हैं, जा सकते हैं, और -2% भी जा सकते हैं। तो 4 - 2 हो जाएगा 2% और 4 + 2 हो जाएगा 6%। तो ये जो टॉलरेंस बैंड के बाद हमें क्या मिलता है कि इन्फ्लेशन हमारा 2% से लेके 6% तक वैरी कर सकता है। इसके बीच में अगर है तो हमारी इकोनॉमी के लिए ठीक है। अगर इस रेंज के बाहर है, 2 और 6% के रेंज के बाहर है तो ख़राब है। अगर 6% से ज़्यादा बढ़ गया इन्फ्लेशन तो भी ख़राब है, और 2% से अगर घट गया तो भी ख़राब है। न्यूज़ में अगर आप लोगों ने देखा होगा तो जापान के इन्फ्लेशन के बारे में बहुत बात होता है। जापान में ना इन्फ्लेशन था ही नहीं रिसेंट ईयर्स तक। वहाँ पे अगर 5 साल पहले भी एप्पल 100 रुपये किलो था ना, तो क्या कहते हैं 5 साल बाद में भी सेम रेट पे ही मिल रहा था। सिर्फ एप्पल का ही नहीं, मैक्सिमम कमोडिटीज़ में कोई इन्फ्लेशन आया ही नहीं था, सेम रेट पे ही लगातार मिल रहा था, जिसके वजह से उसकी इकोनॉमी को भी थोड़ा सा चोट पहुंची है। और वो अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट को दिखाने के लिए अब रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ताकि इस रेंज में ला सके। वो भी एक थोड़ा सा इन्फ्लेशन रहना चाहिए ताकि वो इकोनॉमिकली अच्छा होता है। और इन्फ्लेशन अगर 6% से ज़्यादा बढ़ गया तो इतना महंगाई होगा कि कुछ हम लोग खरीद ही नहीं पाएंगे। तो हमेशा याद रखना है, इन्फ्लेशन अगर 2% से कम हो गया वो भी हमारे इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है, और 6% से बढ़ गया इसके वो भी हमारे इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है। और इसका टेंशन हमको नहीं लेना है, इसका टेंशन लेगा आरबीआई। ये गवर्नमेंट उसको सौंपा है काम, उसको लेना है और उसको इसके बीच में कंट्रोल में रखना है। अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि 2021-22 में इन्फ्लेशन का स्थिति क्या रहा है। तो अगर हम लोग 6% का बैंड में अगर एक लाइन खींच देते हैं तो जनवरी 2022 से लेके नवंबर 2022 तक देखें तो ये 6% से ऊपर ही रहा है, जो कि हमारे इकोनॉमी के लिए ठीक नहीं था। अभी का रिसेंट तो डेटा पता नहीं है, तो इतना ही देख लेते हैं। नेक्स्ट आते हैं पॉवर्टी पे। तो पॉवर्टी अगर मेजरली हम लोग पढ़ें तो पॉवर्टी आता है 2 टाइप का। एक आता है एब्सोल्यूट पॉवर्टी, और सेकंड होता है रिलेटिव पॉवर्टी। पॉवर्टी स्पेलिंग क्या मिस्टेक। अब एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी क्या होता है, एक लाइन के बारे में आप लोग जानते होंगे, बीपीएल जिसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं बिलो पॉवर्टी लाइन। तो एक कुछ पर्टिकुलर अमाउंट के ऊपर ये सेट कर दिया जाता है कि मिनिमम अगर कोई इंसान इतना कमा रहा है तो फिर वो इस रेंज के नीचे अगर है तो वो बिलो पॉवर्टी लाइन है, मतलब वो गरीब है। और अगर इसके ऊपर है तो वो एपीएल है, अवर्ड पॉवर्टी लाइन, मतलब कि वो गरीब नहीं है। तो इसको एब्सोल्यूट टर्म्स में मेज़र करते हैं, जिसमें एक रेट फिक्स कर दिया जाता है। और रिलेटिव पॉवर्टी क्या होता है, अगर हम लोग अंबानी को देख लेते हैं तो अंबानी के पास तो करोड़ों रुपया है, और उसके कंपैरेटिवली किसी भी एक और इंसान को देख लेते हैं जो कि ठीक ठाक पैसा कमाया है। किसी का भी एक एग्जांपल ले लीजिए, किसका ले, बुमराह का ले लेते हैं। बुमराह तो अब ये क्रिकेटर है, पैसा तो इसके पास भी है, पैसा तो इसके पास भी है,
लेकिन बुमराह अंबानी के कंपैरिजन में गरीब है, क्योंकि अंबानी के पास बुमराह के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव पॉवर्टी। तो रिलेटिव पॉवर्टी जनरली मेज़र करते हैं हम लोग जो कि डेवलप नेशंस है वहाँ पे, और जो पुअर नेशंस है वहाँ पे एब्सोल्यूट पॉवर्टी, कि एटलीस्ट कुछ तो पैसा कमा ले ताकि उसके खाने पीने के लिए हो जाए, एक अमाउंट जहाँ पे फिक्स रहता है। और तो इंडिया में हम लोगों का जो पॉवर्टी मेज़र करने का जिम्मा किसको सौंपा गया है, तो वो नीति आयोग को सौंपा गया है। और वो अपना एक इंडेक्स निकालती है जिसका नाम है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, जिसके तहत वो पॉवर्टी को नापती है। इस मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में टोटल 12 इंडिकेटर्स हैं। ये 12 इंडिकेटर्स नेक्स्ट स्लाइड में है। उससे पहले देख लेते हैं कि जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है ये किसके द्वारा ये लोग अपलोड करते हैं। तो सबसे पहले ये मिटा देते हैं। तो OPHI, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, और यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP, तो इन दोनों के साथ कोलैबोरेट करके नीति आयोग ये जो नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स बेसलाइन रिपोर्ट है इसको पब्लिश करती है। अब ये सारे जो 12 इंडिकेटर्स हैं यहाँ पे है, जिसमें न्यूट्रिशन है, चाइल्ड एंड मैटरनल हेल्थ है, चाइल्ड एंड एडोलेसेंट मोर्टेलिटी है, मैटरनल हेल्थ है, फिर ईयर्स ऑफ स्कूलिंग है, स्कूल अटेंडेंस है, कुकिंग है, सैनिटेशन है, ड्रिंकिंग वाटर है, इलेक्ट्रिसिटी है, हाउसिंग है, एसेट्स है और बैंक अकाउंट है। ये टोटल 12 इंडिकेटर्स हैं। अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में हम लोगों का क्या क्या रैंकिंग और क्या क्या कितने लोग मल्टी डायमेंशनल हेड काउंट रेशियो क्या है, इंटेंसिटी क्या है और MPI कितना है। तो इसमें दो डेटा यहाँ पे दिया हुआ है। एक NFHS 4 का डेटा है जो कि 2015-16 के लिए लिया गया था, और NFHS 5 का डेटा है जो कि 2019 से 21 के लिए लिया गया था। अब NFHS क्या होता है, तो ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो कंडक्ट की जाती है उसी का डेटा लेके नीति आयोग ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स बनाती है। तो ये जो डेटा दिया हुआ है ये हमारे इकोनॉमिक सर्वे में दिया हुआ है। तो इसमें हम लोग देखें तो NFHS 4 का जो डेटा है ये सारे करेक्ट डेटा दिया हुआ है, लेकिन जो NFHS 5 का डेटा है ये गलत दिया हुआ है। अब ये मुझे कैसे पता कि ये गलत है, क्योंकि नीति आयोग का ने अपना ऑफिशियल वेबसाइट पे जो डेटा अपलोड किया है उसका इसके साथ ये मैच ही नहीं होता है। हालांकि 2015-16 का NFHS 4 का डेटा सही दिया हुआ है, और जो लेटेस्ट NFHS का डेटा है ये गलत दिया हुआ है। तो इसको हम लोग सुधार कर लेंगे, इसमें एरर था तो इसको हटा देते हैं, और नेक्स्ट हम लोग सुधार करके देखते हैं कि आखिर डेटा क्या है। तो यहाँ पे अगर हम लोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो हेड काउंट रेशियो है, ये H% जो दिख रहा है, इसको हम लोग देखें तो 42.16% है, जो कि घट के 2019-21 में कितना आ गया है, तो 28.81% है। मेन यही डेटा पूछा जाता है कि हमारा हेड काउंट रेशियो मतलब कितने, तो 42.16% 2015-16 में झारखंड में मल्टी डायमेंशनल पुअर थे, जो कि अभी घट के 28.81% हो गए हैं। तो इतने सारे लोग मल्टी डायमेंशनल पुअर्स जो पुअर थे वो ऊपर उठ गए हैं। और जो MPI है वो 2000, ये जो इंडेक्स है MPI, ये भी पूछा जा सकता है कि 2015-16 के लिए कितना था, तो 0.202, और 2019-21 के लिए कितना था, तो 0.131। ये डेटा मैंने, इसका सोर्स मैंने यहाँ पे लिख दिया है नीचे, यहाँ पे आप लोग चाहें तो देख सकते हैं। और बेटर अंडरस्टैंडिंग और सही होने, कोई गलती ना हो, इसलिए मैंने जो नीति आयोग का डेटा है उसका एक स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे डाल दिया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो हेड काउंट रेशियो 42.10% था 2015-16 में, जो कि घट के 28.81% आ गया है। तो ये डेटा याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब ये डेटा याद हो जाए तो नेक्स्ट आप लोग जो रूरल का है इसको भी याद कर लीजिए, और अर्बन का जो है इसको भी याद कर लीजिए। ये दोनों इम्पोर्टेंट डेटा, रूरल का और अर्बन का, ये दोनों इम्पोर्टेंट डेटा।
लेकिन ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट, इसको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट, अब हम लोग ये चैप्टर ख़त्म हो गया है तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि जीएसडीपी ग्रोथ रेट क्या था। तो हम लोगों ने देखा कि जो कोरोना आया था उसकी वजह से हम लोगों की इकनॉमी डिप किया, तो यहाँ पे 1.1% था 2019 में। फिर 20 में इकनॉमी डिप किया, -5.5% पे गया। फिर हम लोग रिकवर किए 8.2% से, और फिर ग्रोथ रेट हम लोगों का प्रेडिक्ट किया गया कि 7.8% रहेगा, और फिर 7.4%। ये रहा हमारा जीएसडीपी ग्रोथ रेट। अब पर कैपिटा इनकम में क्या देखें कि झारखंड का हालत बहुत ख़राब है। रैंक वन पे गोवा, और झारखंड का कितना रैंक है, तो रैंक 26 झारखंड। और हमारा इनकम गोवा के कंपैरेटिवली ऑलमोस्ट 6 गुना कम है। नेक्स्ट, अब हम लोग देखते हैं जो सेक्टोरल एनालिसिस था। तो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसका था, तीनों सेक्टर को देख लिए तो सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूट करता है वो सर्विस सेक्टर है। सर्विस सेक्टर मतलब कि जो टर्शियरी है, टर्शियरी को ही सर्विस सेक्टर बोलते हैं, इसका सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। और अगर ग्रोथ रेट का बात करें कि तीनों सेक्टर्स में जो सबसे ज़्यादा ग्रोथ कौन लिया है, वो भी टर्शियरी सेक्टर का है। नेक्स्ट हम लोग देखें इन्फ्लेशन, जिसमें आरबीआई को मैंडेट किया गया है कि वो 2% से लेकर 6% के बीच के रेंज में रखे, और 6% से नीचे ही रहना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग एमपीआई देख लिए कि जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है उसमें जो हेड काउंट रेशियो है वो 42% से घट के 28% पे आ गया है। तो इसी के साथ हमारा पहला चैप्टर ख़त्म हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे जिसमें हम लोग चैप्टर 2 को देखेंगे। तब तक के लिए जोहार।